मान्य सज्जनों, वसंत ऋतु का जो समय है समाज में तो अलग अलग समझा जा रहा है। तो मैंने बताया था ज्योतिष के अनुसार कि ऋतुएं जो हैं सूर्य के अनुसार बनती हैं, और वहां जो मैंने बताया था कि चैत्र मास कब होना चाहिए, यानी 20 फरवरी अंग्रेजी की दृष्टि से 20 अप्रैल तक, ये जो 2 महीने हैं ये वसंत ऋतु के होने चाहिए। ठीक है नहीं, क्योंकि 20 यानी 22 या 21 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उसके 2 महीने बाद क्या है, शिशिर ऋतु, और उसके बाद वसंत ऋतु ये आनी चाहिए। तो उस अनुसार बताया था। तो वहां मैंने बताया था अलग अलग मान्यताएं। तो वहां एक मैंने बताया था, तो भारत सरकार राष्ट्रीय पंचांग निकालती है, उसमें राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वो 21 मार्च को कहते हैं चैत्र आरंभ, सायन यानी सूर्य का चैत्र आरंभ, वो सायन पद्धति से ही है राष्ट्रीय पंचांग। तो वहां मेरे मुख से क्या निकल गया है, 21 मार्च के स्थान पे 21 जून बोल गया मैंने स्वयं फिर बाद में व्याख्यान सुने हैं ये, तो वहां मैंने देखा हो ये तो मुझसे गलती हो गई है। वहां मुझे क्या बोलना चाहिए था, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास 21 मार्च से आरंभ होता है, ये बोलना चाहिए था। और वहां बोल में क्या गया, 21 मार्च के स्थान पे मैं 21 जून बोल गया। क्यों 21 जून को सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होता है, वो ज्यादा ध्यान था, तो वो जून जून शब्द लग गया। एक जगह 21 जनवरी भी निकल गया है मेरे मुंह से, लेकिन ज्यादा 2 या 3 जगह हैं 21 मार्च के स्थान पे 21 जून कह दिया मैंने। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास 21 मार्च को आरंभ होता है, ये यथार्थ है। लेकिन मेरे मुंह से वहां जून शब्द निकल गया मार्च के स्थान पे। तो जिन सज्जनों ने देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, या ज्योतिष का जिनको ज्ञान है देखा होगा, तो ये हमने लिख भी डाला था उसमें एक जगह, लेकिन इसलिए व्याख्यान के बीच में ही मैं ये बात बता रहा हूं कि जो 21 जून बोला है उसको 21 मार्च समझा जाए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि वसंत ऋतु में केवल नर मादा, मनुष्य ही नहीं, स्त्री पुरुष ही नहीं, अन्यों में भी, अन्य योनियों में भी, जो जंगम योनियां हैं, पशु आदि, पक्षी आदि, और स्थावर योनियां, कौन से, वृक्ष आदि। वृक्षों में भी जीव है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है। और भारत में तो पहले व्याख्यान में मैंने बताया था, महाभारत में जो प्रसंग आया था कि 5 सेंस हैं किनके अंदर, वृक्षों के अंदर, महाभारत का वो प्रसंग था, मैंने बताया था। तो मानते ही हैं, भारतीय परंपरा, मनु ने भी लिखा है कि वृक्ष जो हैं ये भी चेतन धर्मी हैं, लेकिन ये तमोगुण बहुल है, ऐसा बताया था। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि वसंत ऋतु में जो संतान उत्पत्ति का विचार है, गर्भाधान का विचार है, गर्भधारण का विचार है, वो उत्तम है। क्यों है, मनुष्यों में तो ये है ही, मैंने उदाहरण शकुंतला का दिया, लेकिन ये पशु पक्षियों में भी आप देखें। कालिदास जो है ऋतु संहार में ये वर्णन करते हैं कि भाई इस ऋतु में तो अन्य जो प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, कीट पतंग, वनस्पतियां, ये भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, निकट आएंगे तो प्रजनन की क्रिया होगी और संतान होंगे। तो ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्राकृतिक है, सबसे उत्तम समय। देखो कालिदास वहां क्या लिखते हैं, मधुद्वीरेफ कुसुमैक पत्रे पपु प्रियम स्वाम अनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगिम कंडूयत कृष्ण सार। अच्छा, ये ऋतु संहार का नहीं है, ये उसका है कुमार संभव का, कालिदास की पुस्तक है कुमार संभव। तो वसंत ऋतु का आविर्भाव हुआ शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए, वहां वो प्रसंग है। कामदेव अपने मित्र किसको लेके आया,
वसंत को लेके आया। देवताओं ने योजना बनाई कि भाई, जिसका मैंने शिव वाले प्रसंग में वर्णन भी किया है ना, तो कि कामदेव जो है वही शिव जी की तपस्या भंग कर सकता है, और तपस्या से उड़ जाएंगे तो पार्वती में आकर्षित होंगे तो संतान होगी तो वो देवताओं का सेनापति बनेगा, कुमार कार्तिकेय। ऐसा हुआ वहां। तो वहां कालिदास कुमार संभव में वर्णन करते हैं वसंत ऋतु का, कि वो जो वसंत ऋतु आई, वहां कहते हैं मधु द्विरेफ कुसुमैक पत्रे। द्विरेफ जो भोरा है वो क्या कर रहा है, अपनी प्रिया मधुकरी के साथ एक ही पात्र में, किसमें, कुसुम पात्र, फूलों का पात्र, समझ गए, रूपक अलंकार है, फूल के ऊपर पात्र का आरोप किया। जैसे हमको पीते हैं, दूध पी रहे हैं, रसायन पी रहे हैं, तो एक पात्र में पी रहे हैं ना, प्याले में। तो फूल रूपी प्याले में द्विरेफ जो भोरा है वो मधु पिपऊ, उसने मधुपान किया। मकरंद, मधु समझते हो ना, उनके अंदर जो मकरंद होता है फूलों के अंदर, मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं, भोरे इकट्ठे करते हैं, तो उसको पिया। कैसे पिया उसने, अकेले पिया। कहते ना, स्वाम प्रियाम अनुवर्तमान है, पहली अपनी प्रिया को, भ्रमरी को पिलाया, अनुवर्तमान है, फिर खुद पिया। कब, अरित, इसका मतलब अन्य ऋतुओं में नहीं पीता वैसे, अन्य ऋतुओं में अकेला पी के चला जाता है। इस समय क्यों पिलाया उसको, क्योंकि मधुकर जो भ्रमर है उसको भ्रमरी की कामना है, चाह है कि तुम पी लो। शादी करते हैं लड़के लड़कियां, दिखाते हैं ना, एक चम्मच से खाता हुआ दिखाते हैं, ये करते हैं, मतलब क्या हुआ, बुढ़ापे में करते हैं क्या, नहीं, सामान्य तो वैसे कोई आदर्श लोग है कि आप ले लो पहले, आदर्श चीजें सारी उम्र रहनी चाहिए, लेकिन जवानी में ज्यादा करते हैं, आप पहले ले लो, आप पहले ले लो, एक चम्मच से खिला रहे हैं, लड़का लड़की, देखा हो शादियों में फोटो ले रहे हैं, बावड़ा संसार है, ये फोटो लेने की चीज है, लेकिन ऐसा सृष्टि में होता है। मतलब क्या हुआ कि पहले आप, मैं बाद में, पहले आप, मैं बाद में, ये क्या है, समर्पण है। क्या है, समर्पण है। तो भोरा जो घूम रहा होगा भोजन के लिए, उसने एक फूल क्या किया, चुना कि इसमें अच्छा मकरंद है, इसमें अच्छा मधु है, पान करेंगे, लेकिन खुद नहीं पिया, उसका पान नहीं किया भोरे ने, किसका किया, अपनी भ्रमरी को बुलाया और कहा आप पी लो। उसने जब पी लिया उसके बाद पिया। ये कहना चाहता कालिदास, भोरे ने फूल रूपी पात्र में मधु का पान किया। स्वाम प्रियाम, मधुकरी नहीं लिखा, प्रियाम, अपनी प्रिया, प्रेयसी, भ्रमरियां तो बहुत होंगी उस वाटिका में, उस उद्यान में, अपनी प्रिया जिसको वो चाहता था उसको कहा आप पहले पी लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा समय आया, तभी तो वसंत ऋतु को, वसंत को साथ लेके आया था, कि ऐसा वातावरण होगा तो शिव का भी क्या होगा, मन पार्वती में करेगा नहीं, तो तपस्या में लगा हुआ था। तो ये कहा, और क्या हुआ, श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगीम अकुंडूयत कृष्ण सार। और यहां भी कृष्ण सार जो मृग है वो क्या कर रहा है, जो मृगी है उसकी प्रियतमा है, जिसको वो चाहता है, मृगियां तो बहुत होंगी, लेकिन जो जोड़ा बना लिया उसने, कहते हैं उसने अपने सींग से उसको खुजलाना शुरू किया, किसको, मृगी को। और मृगी ने क्या किया, ज्यों ही स्पर्श किया सींग से, अपने सींग से, जोर से नहीं मारा ना, सींग तो लड़ाई के लिए भी प्रयोग करते हैं, दूसरे को घायल भी कर देते हैं ना, किस लिए किया, कि मैं खुजलाऊंगा, मेरा खुजलाना इसको अच्छा लगेगा। तो उसने भी ज्यों ही वो खुजलाने लगा, स्पर्श, ज्यों ही स्पर्श किया, किसने, मृग ने, हिरण ने, किसको, मृगी को, अपने सींग से, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अर्थात उसको अच्छा लगा, निश्चिंत हो गई कि ठीक है आप ऐसे खुजलाते रहो। ये क्या मतलब हुआ कि मृग और मृगी, पहले मृग ने कामना व्यक्त की स्पर्श करके कि मैं आपको चाहता हूं, फिर मृगी ने अनुमति दे दी कि हाँ आप खुजलाओ, ये सब कुछ करो। तो कहते ऐसा होने लगा, कालिदास कहते हैं। तो भोरा और इसमें भी देखो, अन्य प्राणियों में वो ये प्रकृति कह रही, क्योंकि वो क्यों नहीं कटाए, क्योंकि वो नई सृष्टि करना चाहते। आगे क्या कहा, ददौ रसात पंकज रेणु गंधी गजाय गंडूस जलम करेणु।
अभी बताया था ना, पिछले व्याख्यान में आया था कि इस ऋतु में जलम सपद्मम, यह आया था कि जो जल है वो कैसा हो गया है, पद्म, कमल से युक्त हो गया है, कमल से युक्त हो गया है ना, ऐसा आया था कि उसके अंदर खूब वो आ जाता है, ऐसा बताया। स्त्री ऐसा कामा पवन सुगंधी, है ना जी, सपद्मम, यानी जो जल है उसके अंदर फूल खिल गए थे, किसके, कमल के। तो ये कहते हैं कि कमल जल में खिलते हैं, वहां हाथी आते हैं और उनको तोड़ते हैं और खा जाते हैं, वहां पानी पीते हैं। तो वो पानी कैसा हो गया, कमल के पराग गिरने से सुगंधित हो गया, मधु गिरने से सुगंधित हो गया। तो वो पानी खुद नहीं पिया, किसने, हथनी ने अपनी सूंड से अपने प्रियतम को दे दिया। किसको, गजाए ददऊ, हाथी को दिया। करेणु हथनी ने, पंकज रेणु गंधी, कमल के रेणु, रेणु समझते हो ना, धूल, धूल कौन सी, कमल की धूल क्या है, उसका पराग, परागकण, उनसे सुगंधित जल जो है उसने गंडूस जलम, गंडूस क्या होते हैं, हाथी कैसे देते पानी, उसमें पीते हैं और ऐसे दे देते हैं, हम मुख में ऐसे करते हैं ना, उसको गंडूस कहते हैं। तो उसने हथनी ने सुगंधित जो जल था, सोचा मैं क्यों पीऊं, मैं नहीं पीती, इनको पिलाती हूँ, मेरे प्रियतम को पिलाती हूँ। तो उसने अपने प्रियतम को पिलाया, किसने, हथनी ने। रसात, रसात ददऊ, रसात का मतलब क्या हुआ, प्रेम पूर्ण भाव से, रस से सराबोर होकर के प्यार से दे दिया। नहीं तो क्या कहे, अरे भाई वो मेरा दूध चाय बना दी, बना रखी, ले ले, उठा ले वहां से, ऐसे बोलते ना हरियाणवी में, उठा ले, मैं देती रहूंगी क्या, ऐसी नहीं बोली इतनी। रसात, प्यार से निकट गई होगी और अपने हाथ से उसको, सूंड से उसको पिलाया, ऐसा वर्णन करते हैं कालिदास। अर्धोपभुक्त विषेन जायाम संभावयामास रथांगना, और चकवा चकवी पक्षी होते हैं, वो साथ ही रहते हैं। तो कहते हैं वो पानी में घूमते हैं कमल के नीचे, तो वहां कमल की जो विष होती है ना, जिसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत कोमल कोमल सी होती है वो कहते हैं वो भी उन्होंने तोड़ी। किसने, नर ने तोड़ी, चाकवे ने। अर्धोपभुक्ते ने, उसने आधी सी खाई, और जायाम, अपनी जो जाया पत्नी है, अपनी प्रिया है, उसको दी। कैसे लिखा है देखो, संभावयामास रस, विषेन, विष जो कमल नाल थी उससे संभावयामास, उसको अपने अनुकूल बनाया। आधुनिक युग में नहीं कहते कोई चॉकलेट होती है, लोग बताते हैं कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देते हैं, कोई विशेष प्रकार की होती है, वो एक संकेत होता है, और वो ग्रहण कर ले प्रेमिका, तो इसका मतलब वो उससे संभावयामास का मतलब क्या हुआ, उसको अपने अनुकूल बनाया, अपने भाव से भावित किया, अपने भावों से बोलो विभोर कर दिया। तो यहां जो चकवा था उसने सबरी वाला काम किया, ये नहीं कि पहले आधी खा के दे दिया। अर्धभुक्त का मतलब क्या हुआ, जो समझ रहा हूं, जहां प्यार होगा वो आधी खा के देगा क्या, सबरी वाला, सबरी का कहते हैं ना कि बेर चक चक के राम को देगी, कोई खट्टा सा कोई ऐसा वेर न चला जाए। सबरी इसलिए तो नहीं खा के दे रही थी कि मैं अपने राम को मधुर ही फल दूं, वैसा फल न चला जाए। तो ऐसे ही जो चकवा था, नर था, उसने आधी खाई का मतलब क्या हुआ, चखी होगी कि कौन सी बढ़िया सुगंधित है, कौन सी बढ़िया सुगंधित है, मधुर है, कौन सी विष जो कमल की नाल है, वो मैं अपनी प्रियतमा को दूंगा, ताकि उसको अच्छा लगेगा और वो मेरे प्रति आकर्षित होगी, समर्पित हो जाएगी। ये देखो अन्य प्राणियों में ऐसा है, ये तो प्राणियों का। इनमें भी वसंत ऋतु में क्या होता है, निकट आते हैं। क्यों निकट आते हैं, नई सृष्टि के लिए, कि हमारी संतानें, पशु पक्षी नहीं चाहते क्या कि हमारी संतानें वीर हो, बुद्धिमान हो, वो चाहते हैं रोगी हो हमारी संतान, वो चाहते हैं हमारी निर्बुद्ध, फिर वो भी चाहते हैं हमारी संतान ऐसी हो, इसलिए वो कालिदास वहां वर्णन करते हैं कुमार संभव में। ये वर्णन का मतलब क्या हुआ, कालिदास कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रकृति में होने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम तो, ऐसी चेष्टाएं तो प्राणी कब करते हैं, वसंत ऋतु में करते हैं। क्यों, प्रकृति से ऐसी प्रेरणा होती है। तो ये
आगे देखो, अब वृक्षों की बात। पर्याप्त पुष्प स्तबक स्तनाभ्य स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य लता वधुभ्य स्तर्वोप्य वपो विनम्र शाखा भुज वंदनानी। अब देखो, जो लताएं थी वो फूट जाएंगी, स्फुटित होंगी कि नहीं, और लताएं क्या करेंगी, पेड़ों पे लिपट जाएंगी। लिपट जाएंगी कि नहीं, अन्य ऋतुओं में थोड़ी लिपटती हैं जितनी इस ऋतु में लिपटती हैं। तो कहते हैं लता वधुभ्य तरवो भुजबंधनानी, वृक्षों ने भी लता रूपी वधुओं से भुजबंधन प्राप्त किया, आलिंगन प्राप्त किया। जैसे कोई प्रेमी युवा नर किसी प्रेमिका को चाहे और वो क्या करे, तुरंत उसको अपनी भुजाओं में ले ले, अपने प्रियतम को, समझ गए, आलिंगनबद्ध कर ले, तो सफल हो गया। इसका मतलब ये मुझे चाहती हैं, मुझे अपना सब कुछ समझती हैं, बस। तो कहते हैं लता वधुभ्य, जैसे विवाह के बाद वधु जो है अपने वर को, अपने प्रियतम को, अपने इष्ट को अपनी भुजाओं, अपने आलिंगन में ले लेती है भुजाओं से, ऐसे सर्व वृक्षों ने भी लता रूपी, रूपक अलंकार है, लता रूपी बहुओं से आलिंगन प्राप्त किया। अर्थात उस ऋतु में लताएं जो हैं वो वृक्षों पे लिपट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वसंत ऋतु में ही ऐसा काम ज्यादा होता है, वो बढ़ती हैं, वो लिपटती हैं। तो यहां भी क्या कहा, नर और मादा, लता को वधु बनाया और वृक्ष को क्या बनाया, वर पुरुष बनाया। तो ये कहा, तो इस भाई वधु कैसे है, ये तो वर्णन है। उसके फूल जो हैं, फूलों के जो गुच्छे हैं, वही वधु रूपी, लता रूपी वधु के स्तन हैं, और उसके जो प्रवाल, कोपल, कलियां, कुडमल, ये क्या हैं, उनके ओष्ठ हैं। ऐसे ऐसे वहां रूपक अलंकार। तो मोटी सी बात यह है कि वसंत ऋतु में लताएं जो हैं वो वृक्षों को क्या करती हैं, लिपटती हैं। तो ये अन्य जगह भी ऐसा आता है। और आप देखोगे कि जैसे सरसों या और ये क्या होता है, जब फूल आते हैं तभी से निषेचन होता है ना, इसी ऋतु में फूल एक के बाद क्या होगा, यहाँ कोई कीट पतंग बैठा, वो अपने साथ लेकर गया, दूसरे पे छोड़ दिया, तो इस ऋतु में इन पर निषेचन क्रिया होती है। तो वसंत ऋतु में केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, आप जब ग्रंथों को पढ़ेंगे देखेंगे, वहां वर्णन करते हैं कवि लोग कि लता, वनस्पतियां, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीट पतंग सब एक दूसरे के निकट आते हैं। किस लिए आते हैं, ताकि हम नया सृजन कर सकें, नई सृष्टि कर सकें। ये बातें हमें अन्य साहित्य में भी मिलती है। जब पूरी प्रकृति में ऐसा है, जिनमें बुद्धि कम है, जो मूढ़ योनियां हैं, अरे मानव तो देव कहलाता है, वो प्रकृति को क्यों ना समझे, प्रकृति को समझे, ऋषियों की बातों को धर्म मानकर जीवन में धारण करे, कवियों के वर्णन को देख करके प्रेरणा ले, और फिर इस ऋतु में गर्भाधान संस्कार करे, बीज वपन संस्कार करे, ताकि उनके घर में, उनके वंश में, उस समाज में, उस राष्ट्र में मानवता को उत्तम संतानें प्राप्त हों। तो वसंत ऋतु का उपयोग युवा गृहस्थ इस रूप में करें तो उत्तम होगा। ओम शांति शांति।